Hello students, welcome back to my channel Aim for PRT and TGT KVS TGT साइंस के लिए NCERT की 6 क्लास की साइंस कवर कर रहे थे हम, जिसमें 7 चैप्टर हो चुके थे। आज बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में शरीर में गति, ठीक है, गति के बारे में बताया गया। जो शरीर में मूवमेंट्स होती हैं, किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं, कैसा क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हमारे शरीर में कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, और कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो अपने आप होती जाती हैं। कैसी गतियाँ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शॉर्ट में बता दूँ आपको। एक गति होती है जैसे कि हम बैठे हैं, ठीक, अब हम चल रहे हैं, हमें चलना है, तो ये क्या हमारी इच्छा से हम गति कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम चल रहे हैं, तो क्या हो रही है, गति हो रही है, और हमारी स्वेच्छा से हो रही है। अब कुछ गतियाँ ऐसी होती जो अपने आप ही हो जाती, हम चाहे ना चाहे वो होती रहती, जैसे हमारी पलकें झपकना। ऐसा तो नहीं कि हम जानबूझ के हर 4 सेकंड में सोचते हैं कि हम पलकें झपकें, अपने आप झपकती है, कुदरती है वो झपकना। तो ये गति क्या है, अपने आप हो रही है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको चलते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन पौधों में भी मूवमेंट होती है। कौन कौन सी मूवमेंट होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे धूप की ओर किसी पौधे का बढ़ना, ठीक है, या जड़ों का ज़मीन की ओर बढ़ना। इस तरीके से कई प्रकार की गतियाँ होती जो पौधे शो करते। वो भले एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, लेकिन वो गति को किसी न किसी प्रकार से वो भी शो करते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसमें आ जाते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे को जुड़े हों, और दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, और इन स्थानों को संधि यानी कि जॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि आपने हाथ देखा, ठीक है, अब आपके हाथ में क्या आप आपको अपने हाथ को किसी भी जगह से घुमा सकते हैं? नहीं। आप अपने हाथ को कहाँ से घुमा सकते हैं? जहाँ आपकी कलाई और हाथ जुड़ा हुआ है, या फिर जहाँ पर आपके हाथ का ऊपरी और निचला भाग आपकी कोहनी से जुड़ा हुआ है, ठीक, क्योंकि वो वहाँ पे जॉइंट्स है, जॉइंट्स वाली जगह से हम घुमा सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि बीच में हाथ को कहीं से घुमा ले, तो हम नहीं घुमा पाते हैं, ठीक। कंदुक खलिका संधि के बारे में यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अस्थि है, ये अस्थि क्या है, ये गेंद वाला गोल हिस्सा सपोज कर लो दूसरी अस्थि की एक गुहिका है, ठीक है। ये दूसरी हड्डी है, इस दूसरी हड्डी की एक गुहिका के रूप में ये ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर दूसरी हड्डी क्या है, यहाँ पर जुड़ी हुई है। इसमें खैर कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एक हड्डी ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसा कटोरी सा हिस्सा रहता है जिसमें जा कर के क्या होती है, ये हड्डी जुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। धुराग्र संधि की बात करते हैं। पाइवोट जॉइंट किसे कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है, गर्दन और सिर को जोड़ती है ना, यहाँ पर होती है गर्दन के पास में, ये देख सकते हैं, ये लोकेशन बनी हुई है। इस संधि को क्या कहते हैं? धुराग संधि कहते हैं, और ये गर्दन और सिर को जोड़ती है, ठीक। कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में, ये तो क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, जब पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। हिंज जॉइंट के बारे में यहाँ पर दिया है, जैसे ये घुटना है, ठीक है, घुटने में हिंज संधि होती है, ठीक। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे ही गति हो सकती है। जो हमारे हाथ की कोहनी है, इसमें क्या होती है, हिंज संधि होती है। तो ये क्या होती है, एक ही दिशा में, यानी आगे पीछे ही तो हम हाथ को कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा इसको 36 डिग्री में घुमा ले कोहनी से ही, ठीक है। आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, इस टाइप का मूवमेंट कर सकते हैं हम। अचल संधि क्या होती है? अचल मतलब जो चल नहीं सकती, यानी कि हिल नहीं सकती, स्थिर है, ठीक है। जैसे सिर की अस्थियों के बीच में कुछ अस्थियाँ, कुछ संधियाँ होती हैं जो हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। जैसे जबड़े और कपाल के बीच में जो संधि होती है उसे अचल संधि कहते हैं, ठीक, यानी कि वो स्थिर होती है, वो हिल नहीं सकती हैं। अस्थियाँ क्या होती हैं? हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं। ढांचा क्या होता है? मानव कंकाल, जिस पर हमारा पूरा शरीर होता है, ठीक। एक्सरे से हमारे शरीर की अस्थियों का पता चलता है। कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें कार्पेल कहते हैं, ठीक। कलाई में क्या होती है? छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां जिन्हें कार्पेल कहते हैं, उनसे बनी होती हैं। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं।
वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती हैं, जिसे शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं वक्ष के दोनों तरफ, ठीक, और ये एक पसली पिंजर का निर्माण करती हैं। मेरुदंड के बारे में आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। और जो पसली पिंजर वाला क्षेत्र है, ये भी क्या होता है, इन अस्थियों से जुड़ा होता है। कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां होती हैं। ये देख सकते हैं कंधे की अस्थियां। ये संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। ये बॉक्स के समान संरचना बनाती हैं। श्रोणीय अस्थियां क्या होती हैं, ये बैठने में सहायता करती है। कूल्हे का वो हिस्सा होता है जिसके सहारे क्या करते हैं, हम बैठते हैं। खोपड़ी की कई अस्थियां होती हैं जो एक दूसरे के जुड़ने से बनी होती हैं। कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी ऐसा पॉइंट नहीं है। फिर बाकी अभी जब इनको अलग से मैं इनकी क्लासेस वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। अभी तो एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं। फिर जो आपके सिलेबस में टीजीटी साइंस की जो टॉपिक वाइज दिए ना, जब उसको टॉपिक वाइज बढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल में उसको बताऊंगी, ठीक है। जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट है हर टॉपिक का लेकर के, तो मैं तब उसको डिटेल में वहाँ पर कवर करूँगी। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, लेकिन उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं, ठीक। हड्डियों जितनी जो अस्थियां कठोर नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कि कान के ऊपरी भाग में, ठीक है, ये क्या है, ये उपास्थि होती है। इनको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हड्डियों की तरह कठोर नहीं होती, इसलिए इनको उपास्थि कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। मानव कंकाल क्या होता है, अस्थियों, संधियों, उपास्थियों सबसे मिलकर के बना होता है। अस्थि को गति प्रदान करने में 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे हम ये हाथ को ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ की भी पेशियां काम कर रही हैं और यहाँ भी काम कर रही हैं, ठीक। संकोचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, ठीक। और जब हम उसको सीधा करते हैं तो शिथिल हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। जैसे हाथ देख रहे हैं, जब हम इसको मोड़ रहे हैं, संकुचित हो रहा है, तो यहाँ पर उभरा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। ये छोटा हो जाएगा और क्या होगा, मोटा हो जाता है। जबकि हमने हाथ को सीधा कर दिया तो क्या होता है, ये पतला हो जाता है। तो क्या सभी जंतुओं में अस्थियाँ पाई जाती हैं? कुछ जंतु ऐसे भी जिनमें अस्थियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर केचुए का एग्जाम्पल लेते हैं। केचुए का जो शरीर है वो एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए, जैसे कई छल्ले एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, ठीक है। इस तरीके का दिखाई देता है केचुए का शरीर। इसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, बल्कि सिर्फ पेशियाँ होती हैं जो शरीर के घटने बढ़ने में सहायक होती हैं, ठीक। शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जिसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके शरीर में अनेक छोटे छोटे शूक होते हैं, यानी कि बाल जैसी आकृतियाँ होती हैं। ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है और शरीर से अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जिसके द्वारा मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसलिए केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखना है, केचुए में क्या होती है, अस्थियाँ नहीं पाई जाती हैं। बात करते हैं घोंगे की, तो घोंगे के पीठ पर आप देख सकते हैं गोल संरचना बनी है। तो ये बाह्य कंकाल होता है, लेकिन इसमें अस्थियां नहीं होती है, ना ये अस्थियों का बना होता है। ये कवच होता है, एकल होता है। ये चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ठीक है। जैसे जैसे घोंगा चलता है तो वैसे वैसे ये भी चलता जाता है, ठीक। इसके जो पैर होते हैं वो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच ज़मीन पर चलता भी है, दीवार पर भी चढ़ता है और उड़ता भी है। इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है, जो कि कई एककों की परस्पर संधियों से बना होता है, जिसके कारण गति होती है। यहाँ पे याद रखना है, वक्ष से 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और पतले होते हैं। इनके पैरों के बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है, पैर और पंखों के बारे में, ठीक। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं और वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको पूरी एकदम वर्ड टू वर्ड ना पढ़ना पड़े। समय की कमी है जिनके पास में, वो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ करके भी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, हल्की रहती तो उन्हें उड़ने में सहायता रहती है और मजबूत रहती हैं। जो पीछे के पैर होते हैं वो चलने और बैठने के लिए होते हैं, और जो आगे के पैरों की अस्थियां होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं और पंख बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पक्षियों के पंख होते हैं वो किन पैरों के मॉडिफाई या रूपांतरित रूप होते हैं, आगे वाले पैरों के या पीछे वाले पैरों के? तो आंसर है आगे वाले पैरों के या अग्रपाद के। वृक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता देती हैं। बस इसमें इतना ही है। बात करते हैं मछली की। तो नुकीला भाग आगे की ओर या जल पर आगे, यहाँ बात करते हैं, इधर ये इम्पोर्टेंट। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। हम यहाँ देख ही सकते हैं डायग्राम में, बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय होती है, इसके कारण क्या होता है, उन्हें तैरने में आसानी होती है। पूंछ के जो पख होते हैं वो इनके तैरने में सहायता करते हैं। गोताखोरों को आपने देखा होगा पैरों में फ्लिपर पहनते हैं, ठीक है, ताकि वो तैरने में उनको सहायता कर सके, फ्लिपर्स। सांप कैसे चलते हैं? सांप का मेरुदंड लंबा होता है, शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। पेशियां मेरुदंड, पसलियां और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर जो होता है वो अनेक वलय में मुड़ा होता है और यही उसको आगे धकेलने में यानी कि चलने में सहायता करता है। जो मुड़ करके चलता है, आपने देखा होगा सांप क्या होता है, कभी सीधा नहीं चलता, मुड़ करके चलता है। तो जो उसका ये मुड़ाव है यही उसको आगे चलने में क्या होता है, सहायता करता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की अपनी पुस्तक है जिसमें उन्होंने जंतुओं के शरीर के भागों में क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। तो अरस्तु की पुस्तक का नाम याद रखना है गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसकी है? तो वो अरस्तु की है। ठीक है, या अरस्तु की पुस्तक के बारे में आ सकता है, ऑप्शन दिए हो सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बॉक्स में पॉइंट्स रहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इनको ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। मांसपेशियां और हृदय भी स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। हाई स्कूल तक की एनसीईआरटी तो साइंस की करनी ही करनी है, प्लस साथ ही साथ क्योंकि आपके टीजीटी साइंस का सिलेबस दे दिया है तो उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग भी मैं आपको क्लासेस और नोट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश यही रहेगी आपके एग्ज़ाम के पहले तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। अगर आप केवीएस टीजीटी साइंस की या फिर केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।